वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में अटेम्प्ट तक की हमने बात कर ली थी और आज जिस ऑफेंस से हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द ऑफेंस ऑफ रेप। ऑफेंस ऑफ रेप एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। तो ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड का चैप्टर है, इसकी शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 63 से, जो कि रेप के ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट्स को समझाता है। तो अब गाइज वी हैव टू फोकस कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, अब ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बीएनएसएस बनाया गया तो लॉ का इंटेंट ये था कि हम जब आप आईपीसी देखते हैं तो आईपीसी में जनरली सबसे पहले स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस, बाद में बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस आते हैं। तो वहां पे ये था कि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस को थोड़ा सा पीछे रखा जाए और वुमेन सेंट्रिक और चाइल्ड सेंट्रिक ऑफेंसेस को शुरुआत में रखा जाए। कोई अंतर नहीं है कंसेप्ट में, बट आइडिया है कि इससे लेजिस्लेटिव इंटेंट पता चलती है कि हम विमेन और चाइल्ड सेंट्रिक ऑफेंसेस को लेके ज्यादा सीरियस है। तो इसलिए विमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस को आगे रखा गया, मतलब इनिशियल चैप्टर्स में रखा गया। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5 दैट डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन में पहला ऑफेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेप का है। ठीक है। अब रेप से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं इस ऑफेंस से रिलेटेड जो आपको समझनी है, पनिशमेंट समझना है, एज ऑफ द विक्टिम समझनी है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे केसेस भी हैं जो आपको समझने हैं, कुछ नए प्रोविजंस भी हैं जो ऐड हुए हैं। तो हम अपने तरीके से इसको समझना शुरू करेंगे। पहले हम अपने तरीके से बोर्ड पे इस पूरे सेक्शन को और इससे रिलेटेड जो 5-6 सेक्शंस हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हम बेयर एक्ट पे वापस जाएंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ऑफेंस ऑफ रेप। जब रेप का ऑफेंस आप पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस दैट यू कैन फाइंड अंडर द भारतीय न्याय संहिता, या हम कहें सोसाइटी में एक जो सबसे खराब तरीके का ऑफेंस है, मतलब ऑफेंस तो सारे ही खराब होते हैं, कोई भी ऑफेंस अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक जो सबसे वर्स्ट कैटेगरी का ऑफेंस है वो है द ऑफेंस ऑफ रेप। जब आपने अभी मेरे साथ शायद पॉक्सो वगैरह नहीं पढ़ा है, बट यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा है 63 में अ मैन इज सेट टू कमिट रेप। तो पहली चीज तो कि रेप का जो लॉ है, जैसे पॉक्सो में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे हमने उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया, लेकिन बीएनएस के अंदर ये लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आज भी हमारे देश में रेप का जो ऑफेंस है वो सिर्फ एक मैन कमिट कर सकता है अगेंस्ट अ विमेन। हम देखेंगे गैंग रेप में अगर किसी महिला ने असिस्ट किया है तो उसको अबेटमेंट ऑफ रेप के लिए हम किस तरीके से लाइबल कर सकते हैं, लेकिन जो रेक्विजिट मेंस रिया है और जो एक्टस रिया है वो सिर्फ एक मैन के द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। तो ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, क्लियर कट बात है। एक महिला रेप नहीं कर सकती, कोई और ऑफेंस कर सकती है सेक्सुअल कंटेक्स्ट में, बट रेप जो है वो एक मैन के द्वारा एक विमेन के खिलाफ ही हो सकता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक बार जरा पूरे एक्ट को, पूरे सेक्शन को डिड्यूस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको इसको बेहतर समझ में आएगा। चालू करते हैं कहानी सेक्शन नंबर 63 से। सेक्शन नंबर 63, सेक्शन नंबर 63 रेप से डील करता है। देखो बेसिकली क्या है, ये बटा हुआ है 2 पार्ट में। इसका क्लॉज ए से लेकर क्लॉज डी तक, ए से लेकर डी तक वो फिजिकल एक्ट के बारे में बात करता है, फिजिकल एक्ट के बारे में बात करता है। और उसके बाद क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 7 तक कंसेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? कंसेंट की बात करता है। तो सबसे पहले वो एक्टस रियस बताता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये एक्टस रियस और मेंस रिया में डिवाइडेड है ये सेक्शन। तो 65, ध्यान से सुनिएगा, आप ये पढ़ लेंगे तो आपको जीवन में कभी मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आधा घंटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। तो ए से डी तक फिजिकल एक्ट की बात करता है, जनरली एक्टस रियस की, और क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 7 तक कंसेंट की बात करता है।
जब हम फिजिकल एक्ट की बात करते हैं तो फिजिकल एक्ट के अंदर यहां पे चार चीजें हैं जो इंक्लूडेड हैं। फिजिकल एक्ट के अंदर चार चीजें हैं। पहला, पेनिट्रेट पेनिट्रेट हिज पीनस। दूसरा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट। तीसरा, मैनिपुलेट्स विमेन्स बॉडी पार्ट। और चौथा, अप्लाइज माउथ टू द जनरल सेक्सुअल ऑर्गन्स के कंटेक्स्ट में ये बात कही गई है। अभी मैं आपको इसको आगे भी समझाऊंगा, ठीक है, बट पहले आप समझो फिजिकल एक्ट। देखो, जब हमारा आईपीसी था 2013 के अमेंडमेंट के पहले निर्भया रेप केस में, तो वहां पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में सिर्फ और सिर्फ पेनिस का इंसर्शन होता था तभी रेप का ऑफेंस बनता था। लेकिन जो निर्भया का ग्रूसम रेप हुआ था, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ आवर हिस्ट्री है, उसके बाद 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद अमेंडमेंट्स लाए गए, तो हमने इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इंसर्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स या अप्लाइंग ऑफ माउथ टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ वुमेन, इनको भी रेप की कैटेगरी में लाया। जब आप पॉक्सो का लॉ पढ़ते हैं तो उसमें पहले से ही 2012 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉक्सो, उसमें पहले से ही ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। तो आईपीसी की जो बीएनएस की जो डेफिनेशन थी उसको भी उसी तरीके रखा गया है जो कि आईपीसी में था। तो आपको समझना है कि चार एक्ट्स यहां पे आपके फिजिकल एक्ट्स। देखो, पहला क्या है, इसको भी फर्दर याद करने का भी तरीका है। जैसे अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट इनटू। यही चार चीजें होती हैं जहां पे किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन होता है, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमेन, और मेक्स हर डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक, इंसर्ट्स, पहला पेनिट्रेट्स, दूसरा इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग हिज पीनस, हैंड, लेग, कुछ भी, इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ वुमेन और डूइंग विद अदर पर्सन। मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द विमेन का हैंड या कोई बॉडी पार्ट का इंसर्शन किया। अप्लाइज हिज माउथ टू वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस डेफिनेशन के जब मेंस में आंसर आते हैं तो आपको समझना है, इसलिए मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि चार ऑर्गन्स की यहां पे बात की गई है, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। यहां पे आप अगर कोई व्यक्ति अपना पीनस इंसर्ट करता है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है या अपना बॉडी पार्ट या विमेन का बॉडी पार्ट या फिर उसके इन चार पार्ट्स में माउथ का इंसर्शन करता है, तो उसको हम रेप टर्म करते हैं। तो ये हो गया एक्टस रियस या एक्ट इन विच इट इज कंसिडर्ड एज रेप। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूं ताकि आप इसको पूरा रट लें, इस पूरे प्रोविजन को, कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 7 तक इन्होंने बताए हैं कंसेंट के फॉर्म्स। देखो, कंसेंट हमने अभी जनरल एक्सेप्शंस में भी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हम कंसेंट की बात करेंगे। पहला, अगेंस्ट हिज विल। दूसरा, विदाउट कंसेंट। तीसरा, कंसेंट तो है बट दैट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ और हर्ट, मतलब आपकी फोर्स्ड कंसेंट है इवेंचुअली। चौथा, कंसेंट अनसाउंड माइंड या इंटॉक्सिकेटेड। अब यहां पे इंटॉक्सिकेशन वॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री कुछ भी हो सकता है। अगर किसी महिला ने वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन भी किया हुआ है और आपने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ऑन द प्रीमाइज दैट शी हैज कंसेंटेड, तो उसको भी रेप टर्म किया जा सकता है अगर वो महिला मना कर दे तो इंटॉक्सिकेशन यहां पे है, यहां पे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं है, दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद एक शायद रह गया ऊपर,
कंसेंट ऑन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब उसको कुछ और लगा था। उसके बाद कंसेंट अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। देखो एक सिंपल बात समझो, 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ किया जाने वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप होगा, चाहे उसने कंसेंट दी हो या ना दी। कंसेंट इज इमटेरियल, इस बात को ध्यान रख लेना कि कंसेंट इज इमटेरियल व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन बाय अ वुमन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये क्लियर लॉ है। इनफैक्ट इवन हम हस्बैंड वाइफ के केस में भी देखेंगे कि अगर अभी हम मैरिटल रेप का एक्सेप्शन देखेंगे कि मैरिटल रेप हमारे देश में एक अपराध नहीं है, लेकिन अगर वाइफ की उम्र 18 साल से कम है तो ऐसी परिस्थिति में भी लॉ उसके साथ किए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कैटेगरी में लाता है, इवन इफ इट इज विद जस्ट अ सेकेंड। तो ये बात आपको बिल्कुल 100% याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेवेंथ है अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। सेवेंथ है अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जो कंसेंट दे नहीं पा रही है। इन सातों लोगों की, देखो रेप का जो ऑफेंस है उसमें दो चीजों की जरूरत होती है उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स, 18 ईयर से कम में पॉक्सो लगता है। पॉक्सो भी लगता है, इस एक्ट के अंदर भी लगता है, इस एक्ट के अंदर भी लगेगा। मतलब रेप तो है ही है। रेप की बात अगर हम करें, पॉक्सो ने क्या किया है ना, बहुत सारे ऑफेंसेस की कैटेगरी बना दी है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उन सब में बनाया है पॉक्सो में। बट यहां पे भी लाइबल होंगे, वहां पे भी लाइबल होंगे। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये आपको 7 कंडीशन समझ में आ गई कि जहां पे हमने मेंस रिया को माना है कि अगर ये चीजें हैं तो इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसके साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी यहां पे दिए हुए हैं। 3 बातें जरा यहां पे ध्यान रखिएगा। पहली चीज, अगर कोई विमेन डजेंट रेजिस्ट तो आप इसको कंसेंट नहीं प्रिज्यूम कर सकते। अभी मैं आपको केसेस लिखवाऊंगा। बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी भी महिला का रेप हुआ है, अनफॉर्चुनेट ऑफेंस हुआ है उसके साथ, और उसने उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं किया, मतलब उसने उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया, तो आप उसमें महिला की कंसेंट को प्रिज्यूम नहीं कर सकते। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर ऐसा कोई एलिगेशन होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर होता है कि वो इस बात को प्रूफ करे कि लड़की की कंसेंट थी। लेकिन द मेयर फैक्ट दैट अ विमेन डिड नॉट रेजिस्ट टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन डज नॉट इंप्लाइज दैट द विमेन कंसेंटेड फॉर दैट एक्ट। ये बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं केसेस आपको लिखवा रहा हूं। यहां पे 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, यहां पे 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं रेप की डेफिनेशन के अंदर। पहला है फॉर मेडिकल पर्पस, फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस, ठीक है। तो मेडिकल पर्पस का तो बहुत ही क्लियर है। मान लीजिए कोई ऑपरेशन होना है, किसी की प्रेगनेंसी है, बच्चा हो रहा है, किसी भी तरीके से उसको कोई ऑब्जेक्ट डॉक्टर को इंसर्ट करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, सो दैट इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ रेप। दूसरा है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन यहां पे भी जो वाइफ है उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए। पहले आईपीसी में 15 साल था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से उसको चेंज कर दिया गया था। लेकिन अभी सिंपल है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाले सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप नहीं माना जाता। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप विच इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। लेकिन इस बात को आपको क्लियर कट समझना है कि वाइफ 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अगर वाइफ 18 साल से नीचे की है तो पुराने वाले प्रोविजन में आप फॉल कर जाते हो और लाइबिलिटी आपकी बन सकती है। इस बात को यहां पे ध्यान रखिएगा,
ठीक है। इसके बाद अब कुछ जजमेंट्स जो हैं वो भी इसमें आपको पढ़ने जरूरी हैं, और कुछ केसेस हैं जो, खैर मैं चाह रहा हूं कि एक बार पूरा कंसेप्ट सारे सेक्शंस का बता दूं, आफ्टर दैट आई विल ऐड केसेस एवरी प्लेस वेयर रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी मैं आपको केस बताऊंगा उनका कहीं ना कहीं किसी और सेक्शन से रिलेशन होगा। तो पहले आप एक बार इसको समझिए, फिर आई विल टेल यू केसेस। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया कि ऑफेंस ऑफ रेप क्या है, एसेंशियल्स क्या है, एक्टस रिया क्या है, मेंस रिया क्या है, एक्सेप्शन क्या है, ये आपको समझना है। इतना अगर आप रेप के ऑफेंस में मेंस में भी लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ में अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 64। तो सेक्शन नंबर 64 जो है ये डील करता है पनिशमेंट से। अब इस पनिशमेंट को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे इन्होंने दो तरह की पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब की। पहला चीज तो रेगुलर पनिशमेंट, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स बहुत पहले 7 साल हुआ करती थी, बट 10 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट और एंड फाइन। ठीक। दूसरा एक केस यहां पे और दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एग्रीवेटेड केस। क्या बोलते हैं? एग्रीवेटेड इंस्टेंस या एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप। तो वो कहते हैं कि अगर ये एग्रीवेटेड केस है तो ऐसी परिस्थिति में नॉट लेस देन 10 लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होगा वो रिमाइंडर ऑफ लाइफ होगा। रिमाइंडर ऑफ लाइफ होगा, इसका मतलब उसको आप कम नहीं कर सकते। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको 14 साल नहीं कर सकती। ये हमने एग्रीवेटेड में बोला है। अब जरा समझिएगा एग्रीवेटेड क्या है। 63 तो आप समझ गए पूरा। अब देखिए 64, फर्स्ट वाला क्लॉज तो आप समझ गए, एक्सेप्ट इन द केसेस शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। अब 64 के क्लॉज 2 में आइए, कहता है हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, पर्सन ऑफ अथॉरिटी, हमने पॉक्सो में भी देखा है, कमिट्स रेप विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन in the premise of any station on a woman in such police officer's custody, being a public servant commits rape, being a member of armed forces, being the management of staff of jail, remand home, hospital, relative, guardian, teacher, or a person is a positive trust toward the women, commits rape during communal or sectarian violence, commits rape of a woman knowing her to be pregnant, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है एग्रीवेटेड में, commits rape on a woman incapable of giving consent, being in a position to control or dominance over the women, commits rape of a woman suffering from medical or physical disability, causes grievous bodily harm, disfiguring, endangering the life, commits rape repeatedly on the same woman, shall be punished rigorous imprisonment which shall not be less than 10, but imprisonment of life which shall mean remainder of the life, natural life। ठीक है। तो आपने को क्या समझ में आया कि सर 64 में मेन ऑफेंस दिया हुआ है, लेकिन 63 में मेन ऑफेंस दिया है, 64 में पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट दो तरह की है, एक रूटीन पनिशमेंट है और एक एग्रीवेटेड फॉर्म की पनिशमेंट है, जहां पे जनरली पर्सन इन अथॉरिटी में है या एक पर्सन है जिसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेहतर तरीके से बिहेव करे। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए इस तरीके के ऑफेंस में आपकी पनिशमेंट जो है वो हायर है। ठीक, यहां तक कि आपको 64 में बात समझ में आई। अभी धीरे धीरे समझिएगा तो आपके सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होंगे। उसके बाद आइए 65 पे। अब 65 जो है वो दो तरह की बातों के बारे में कहता है। आपको लिख के पहले समझा देता हूं, फिर इस पे आ जाएंगे। अब 65 क्या कहता है? 64 में पनिशमेंट आपको समझ में आ गई। अब यहीं पे 65 में भी पनिशमेंट दी हुई। सेक्शन 65 क्या कहता है, जरा मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा। 65 कहता है कि अगर आपने रेप कमिट किया है, रेप जैसा हीनियस ऑफेंस किया है और विक्टिम जो है वो अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, 16 ईयर्स है। विक्टिम जो है वो अंडर 16 ईयर्स है, तो आपको नॉट लेस देन 20 ईयर्स और लाइफ इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब नेचुरल लाइफ। ठीक। और अगर विक्टिम अंडर 12 ईयर्स है तो ऐसे में नॉट लेस देन 20, सेम चीज, नेचुरल लाइफ, बस यहां पे और
डेथ पेनल्टी का प्रोविजन ऐड कर दिया गया है, और डेथ पेनल्टी का प्रोविजन ऐड कर दिया गया है। तो 65 में इन्होंने दो कैटेगरीज की बात करी। देखो मेरी बात, इस बात को ध्यान से समझना। हमने समझा था कि रेप जो है वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक लॉ है। एक मेल के द्वारा एक फीमेल पे रेप किया जा सकता है, लेकिन फीमेल की कोई भी एज हो सकती है। एक 10-15 साल की बच्ची के साथ भी ये हीनियस ऑफेंस किया जा सकता है, एक 80 साल की महिला के साथ भी ये ऑफेंस किया जा सकता है। तो द ऑफेंस कैन बी, ऑफेंस एज स्पेसिफिक तो नहीं है। तो लॉ कहता है कि 18 साल से 16 साल से ऊपर की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, वो भी हीनियस है, उसके लिए आपको 10 साल की और एग्रीवेटेड है तो नेचुरल लाइफ की सजा है। लेकिन अगर विक्टिम 16 साल से कम है और उसके साथ रेप हुआ है तो आपको 20 साल तक की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब नेचुरल लाइफ। और अगर आपने जो रेप किया है वो 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ किया है तो आपको 20 इयर्स नेचुरल लाइफ तो है, लेकिन डेथ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट दैट इज प्रोवाइडेड। तो इसलिए जो डेथ सेंटेंस है वो यहां पे दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 65 समझ में आ गया। अब 66, कल परसों तक मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं आपकी लंबी लंबी क्लासेस लेने लगूंगा, तो आप मुझे थोड़ा सा माफ करिएगा। अब आ जाइए 66 पे, सेक्शन नंबर 66। तो सेक्शन नंबर 66 जो है वो बात करता है कि अगर कॉजिंग डेथ और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ अ विक्टिम, अरुणा शॉनवांग का केस था जहां पे आपने किसी महिला के साथ रेप तो कमिट किया और उसके साथ उसको ऐसा ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया कि या तो उसकी डेथ हो जाए या वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ जाए। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है somebody who is alive but cannot follow its daily pursuits। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक मेडिकल उस पे चल रहे हैं बट वो कोमा में है या ऐसी परिस्थिति में है दैट दे कैनॉट डू एनीथिंग, उसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 66 जो है वहां पे भी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 66 में नॉट लेस देन 20 ईयर लाइफ इंप्रिजनमेंट, जो कि नेचुरल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, और डेथ पेनल्टी की बात यहां पे की गई, और डेथ पेनल्टी की बात यहां पे भी की गई। हालांकि ये एक चीज क्रिटिसाइजेबल था कि इसमें डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ ऐसा हीनियस ऑफेंस करता है तो वो कई बार एविडेंस छुपाने के लिए उसकी डेथ भी कॉज कर सकता है। और जब उसको पता है कि उसको अगर 12 साल से कम की महिला है या उसको परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ ही गई है तो उसको पता है कि वो उसको डेथ सेंटेंस हो सकता है, तो फिर वो उसको मार भी सकता है। खैर सर डेथ की नहीं, 18 इयर्स में तो फिर निर्भया केस में कैसे दी? नहीं नहीं, क्या पूछ रहे हो बेटा? ठीक है, अभी बता दो। तो ये बात समझ में आ गई 66। इसके बाद 67 भी ऐसा ही है। अब ये छोटे छोटे 2-3 सेक्शन हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 66 आप समझ गए, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो अगर इनका जुडिशियल सेपरेशन या अदरवाइज सेपरेशन चल रहा है और विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ ड्यूरिंग सेपरेशन अगर विदाउट कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो सेक्शन 67 में 2 साल की सजा यहां पे भी दी है। सजा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 68। अब देखो 68 एक बहुत ही अलग सेक्शन है, इसको जरा ध्यान से समझना। 68 आपका कह रहा है, हेडिंग क्या कह रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब आपको क्या पता है कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो दैट इज द ऑफेंस ऑफ रेप, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स में मतलब रेप के ऑफेंस के लिए यह जरूरी है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट हुआ।
मेरी बात ध्यान से समझना, अगर रेप को ऑफेंस बनाना है तो एक्टस रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपने विदाउट कंसेंट किया। 68 एक ऐसी परिस्थिति की बात करता है जहां पे कोई पर्सन इन अथॉरिटी अपनी पोजीशन या अपनी क्या कह सकते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप से उसको इंड्यूस करता है या सिड्यूस करता है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, दैट इज द प्रोविजन 68। तो 68 का क्या मतलब है कि जब पर्सन इन अथॉरिटी किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी पोजीशन का यूज करके, ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, 64 क्लॉज 2, देखो 64 में कंसेंट नहीं है, 64 में कंसेंट नहीं है, 68 में कंसेंट है, लेकिन कंसेंट जो है वो एक पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा इंड्यूस की गई है। कंसेंट है, डाइल्यूटेड कंसेंट है, समझना मेरी बात। दैट इज द डिफरेंस अंडर 68। पढ़िए, हुएवर बीइंग, पढ़िए एक बार, whoever being in a position of authority or in fiduciary relationship or a public servant, superintendent or manager of jail, remand home or other person in custody established by law, management of hospital, abuses such position or fiduciary relationship to, main word ये है, induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premise to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, क्योंकि रेप के लिए कंसेंट नहीं होनी चाहिए। देखो पूरा पूरा हमने जो 63 में 1 से 7 तक के क्लॉज पढ़े, दैट वर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द कंसेंट वाज नॉट फ्रीली गिवन। तो रेप के ऑफेंस के लिए कंसेंट नहीं होनी चाहिए। एग्रीवेटेड फॉर्म में जब हमने बात करी थी तो पर्सन इन अथॉरिटी जरूर था, लेकिन उसने कंसेंट नहीं ली थी, यहां पे कंसेंट ली गई है। Either description not less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अक्सर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, प्रज्ञा जी कंट्रोल और डोमिनेशन की बात है, लेकिन उससे कंसेंट ली गई है, कंसेंट इंड्यूस या सेड्यूस करके ली गई है, फॉर्ज्ड कंसेंट है एक तरह से, लेकिन कंसेंट ली गई है। डाइल्यूटेड कंसेंट है, पोजीशन को इस्तेमाल करके लिया गया है, बट दैट इज कंसेंट। समझ रहे हो? अब 69 ये जो है एक नया प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जो कि आपके आईपीसी में पहले नहीं था, जो कि बात करता है कि फॉल्स मैरिज के प्रिटेक्स्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। अगर कोई व्यक्ति डिसीटफुल मीन्स से फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी विदाउट इंटेंशन किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको 10 साल तक की सजा और फाइन है। बट आपको बहुत ज्यादा इस पे ऐसे परेशान नहीं होना है, ये प्रोविजन पहले भी हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर आता था और इसमें 2-3 केसेस थे जिन्होंने इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत क्लियरली ले डाउन किया था। अभी मैं वो भी केसेस आपको बताता हूं। लॉ कहता है कि एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, अगर लड़के की ये इंटेंट थी दैट ही विशेस टू मैरी और बाद में फैमिली नहीं मानी या किसी और कारणवश अगर शादी नहीं हो पाती है, तो आप उस लड़के के खिलाफ रेप का केस नहीं लगा सकते। लॉ कहता है कि जब आपने मैरिज के लिए प्रॉमिस किया था तभी अगर आपके मन में धोखा था, बेसिकली ये किस चीज में आता है कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी शादी तय हो रखी है, उसकी एंगेजमेंट हो रखी है, 15 दिन बाद उसकी शादी है और वो एक दूसरी लड़की से मिलता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और इस प्रिटेक्स्ट पे उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वैसा व्यक्ति इस सेक्शन 69 के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी लड़के ने पहले प्रॉमिस टू मैरी था उसका
उसके बेसिस पे उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बट वो उसका इंटेंट था टू मैरी। लेटर टाइम सर्कमस्टेंसेस बदल गए, चीजें ऐसी हो गई कि मैरिज नहीं हो पाई, तो लॉ कहता है दैट इज नॉट रेप। यस, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, दो केस थे, दो केस थे दो क्या बल्कि 3-4 केस थे। मैं सारे केस आपको एक साथ लिखवा दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, प्रदीप कुमार भी था, कौन चलेगा 69, ठीक है, अभी मैं आपको सारे केस ही लिखवा रहा हूं। तो ये आपको समझना है जो इसके अंदर आया था, ठीक है। और उसके बाद कौन सा लगा, हाँ, इसमें 3 केस थे। एक तो तुम्हारा ये हो गया उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003, एक केस हो गया आपका प्रदीप कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, प्रदीप कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक हो गया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशाद, और एक हो गया प्रमोद एस पनवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जब आप इसकी जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे तो प्रमोद एस पनवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यह समझाया गया था कि पहली चीज तो आपको यह चेक करनी है कि जब लड़के ने यह प्रॉमिस दिया कि वो मैरी करेगा तब उसकी इंटेंट टू मैरी था, यानी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको यह भी चेक करना है कि वो लड़की क्या 100% इस बिलीफ में थी और उसी प्रिटेक्स्ट पे उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की को भी पता हो या लड़की को खुद ही शादी ना करनी हो, ऐसी परिस्थिति में आप उसको रेप नहीं टर्म करेंगे। तो ये जो ट्विन टेस्ट है ये रिलेट किया गया था प्रमोद एस पनवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। देखो इसमें प्रदीप वाले केस, देखो प्रदीप और वो दोनों केस इसी पे हैं दैट यहां पे कि दोनों केस उसी थ्योरी पे है कि अगर आपने जो प्रॉमिस किया है वो इस इंटेंशन से किया है टू डिफ्रॉड, तो ही आप इस ऑफेंस के अंदर लायबल होंगे या रेप के लिए लायबल होंगे। बट अगर उस समय इंटेंट टू मैरी था तो यू कैन नॉट बी लायबल फॉर रेप। एक लिखिए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगनी राम, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगनी राम। ये बात करता है सबमिशन जो है या रेजिस्टेंस ना करना कंसेंट नहीं कहलाता है। सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें भी यही कहा गया। इसके बाद एक और केस लिखिए लिली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया था ये 2 फिंगर टेस्ट पहले चलता था, वॉयलेट्स द राइट ऑफ प्रिवेसी। उसके बाद एक और केस लिखिए तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो मथुरा रेप केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मथुरा रेप केस। इसमें वही क्वेश्चन वही था कि अगर रेजिस्ट नहीं किया है तो कंसेंट मान लिया था। एक पुलिस ऑफिसर ने रेप किया था कस्टडी में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिल्लाया और बहुत क्रिटिसाइज किया इस जजमेंट को कि भाई अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स रेजिस्ट नहीं कर रही है तो उसका मतलब कंसेंट का प्रिजम्पशन नहीं होता है। तो ये तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में समझाया गया था। मैरिटल रेप पे आपका इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। मैरिटल रेप में पहले 15 साल उम्र थी, उसको 18 साल कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, ठीक है। इसमें कहा है डिले इन एफआईआर कैन नॉट बी डाउटेड इन रेप केस। हम बार बार इस चीज को समझते हैं कि रेप केस में अगर प्रोसिक्यूटिक्स के द्वारा डिले इन लॉजिंग द एफआईआर हो रहा है तो डिले जो है वो एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको समझने हैं। और इसके बाद बस एक लास्ट सेक्शन इसके अंदर आता है, सेक्शन नंबर 70, जो गैंग रेप के बारे में बात करता है। इस टॉपिक पे, मतलब इसके आगे हम पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक पे गैंग रेप भी आपको एक बार देखना है। गैंग रेप में मल्टीपल पर्सन है और जो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं है एवरीबडी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एक्ट, एवरी पर्सन दैट वाज इन्वॉल्व। हमने क्या पढ़ा था कि जब बैंक लूटने जाते हैं बाहर एक आदमी गाड़ी लिए खड़ा रहता है कॉमन इंटेंशन के लिए, बैंक लूटने के लिए, वो भी लायबल है। तो इसी तरीके से अगर कहीं अंदर लोग रेप कर रहे हैं और एक बंदा गेट पे खड़ा होकर देख रहा है कि कोई आए ना या कोई सुने ना, तो वो भी गैंग रेप के लिए लायबल है। गैंग रेप में जो पनिशमेंट है वो रिगरस इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 ईयर्स है, और एलआई और नेचुरल लाइफ है। इंपॉर्टेंट है कि अब गैंग रेप के लिए सेम कर दिया गया है, मिनिमम 20 ईयर्स कर दिया गया है, ये पनिशमेंट चेंज है, और 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ किया जाने वाले गैंग रेप पे हमने डेथ पेनल्टी का भी क्लॉज रख दिया है। यही दो चेंज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सर राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा टू फिंगर, हाँ वो भी है। नहीं, प्रदीप कुमार ने रिवर्स नहीं किया गया था, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस सेम ही रही है इन तीनों केसेस, ठीक है। तो यहां पे आपका 70 तक हो गया है गैंगरेप तक। इसके आगे फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उतना फ्लुएंसी से कंसेप्ट नहीं बता पाया, बट आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। एक बार बताइएगा यस और नो।